Hello everyone, hope you are doing fine. So we are back with another video which is principle of management that were given by F.W. Taylor. F.W. Taylor is also known as father of scientific management. He was born on 20th March 1856 and was an American mechanical engineer. He did his degree in mechanical engineering from Stevens Institute of Technology in 1883, and he did work as apprentice machinist in 1874. And he told that there is always one best way to do the work, and he suggested we should do the work in phases. Further, we should know the meaning of scientific management. So let me elaborate. Scientific management means exactly what you do, what you want men to do. आप अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हैं और ये भी इंश्योर करना कि वो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में करें. सो ही हैज़ गिवन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टू अचीव दिस प्रिंसिपल ही हैज़ ऑल्सो गिवन 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच वी विल नाउ स्टडी अबाउट. सो फर्स्ट, the principle given by him for the scientific management is science not rule of thumb. It means that there is only one best method to maximize the efficiency, and this efficiency or this method can be developed only through study and analysis. What study? स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, कि हम पुराने मेथड्स क्या यूज़ कर रहे थे, और यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस. हर काम को जैसे हमने फेज़ में बांटा, तो हर काम के लिए हमने देखना है कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, एंड देन हमने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड्स डेवलप करने हैं. सो हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि साइंस इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब. He told that there is always one method which can maximize our efficiency. So we should investigate the traditional method through work study. इन सभी को यूनिफाई कर देना है जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, और बेस्ट वाले मेथड्स को इकट्ठा कर लेना है. तो उसके बाद हमने उन जो भी हमारे मेथड्स हैं उनमें वो जो भी इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं हम वो लाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे. ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो नेक्स्ट ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इट मीन्स दैट देयर शुड बी हार्मनी इन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ही एम्फेसाइज दैट कि हमारी मैनेजमेंट और वर्कर्स में कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. कोई भी मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर की कोई भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. दोनों का मेंटल रेवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर इज़ पॉसिबल ओनली जब प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ होगी. तो हमें दोनों को मिलके चलना है. ठीक है, दोनों को हार्मनी से चलना है. इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है, दैट सेज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि हमें कंप्लीट कोऑपरेशन लाना पड़ेगा बिटवीन मैनेजमेंट एंड द लेबर. तो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन. कोऑपरेशन ही होना चाहिए, कंपटीशन ही होना चाहिए. इंडिविजुअलिज्म का मीनिंग होता है कि वन पर्सन इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ. दिस शुड नॉट बी इन द सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एवरी वन शुड वर्क hand in hand to achieve the objectives of the organization. So there should be equal division of work and responsibility. Reward for workers should also be equal. There should no any chance of unreasonable demands or strikes etc. तो ये उन्होंने हमारा मतलब this is an extension of our second point, that is harmony not discord. And third point he has given, fourth point he has given is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो साइंटिफिकली पहले तो हमने बंदे जो है वो साइंटिफिकली सिलेक्ट करने हैं. जब हमने साइंटिफिकली सिलेक्ट कर लिए तब उनको हमने उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही, उनकी फ़िज़िकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उनको काम देना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने उनको ट्रेनिंग भी देनी है. तो अगर एक पर्सन को हम उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम देते हैं तो वो खुद को कंप्लीट फील करता है और वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करता है कि आई हैव टू अचीव मोर ना. वन वी हैव दिस वंस वी हैव obtained a milestone, we always try to
go beyond that. So that's a person always want कि हमने उनकी जितनी maximum capacity है we have to try to reach there. We have to try to reach there. So next point is now we will discuss the techniques. So I have made a small improvement in this PPT, that I have made an acronym of the techniques. Mice is found FM today. So the words that you are seeing in the black color are the headings. So we will discuss it. Let us discuss. So first is first technique क्या है? Method study. Method for माई का M वाला वर्ड इज मेथड स्टडी. तो वो कहता है कि वी शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, कि हमें एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हमें वो बेस्ट वे ढूंढना है कि एक काम को करने का बेस्ट वे क्या है. सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. इट मीन्स दैट कि हमें सभी कामों के स्टैंडर्ड सेट करने हैं और सिंप्लीफाई कर देना है चीज़ों को. जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम बुक सिलेक्ट करते हैं, फिर वो बुक में हम एक चैप्टर सिलेक्ट करते हैं, चैप्टर में एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि आई हैव टू बिगिन फ्रॉम दिस, और हम सबसे स्टार्टिंग में सबसे ईजीएस्ट टॉपिक, सबसे सिंप्लीफाई टॉपिक जो हमें बेस बताता है वो पढ़ते हैं, और हम एक अपना माइलस्टोन बना लेते हैं ना, आज हमने 4 पेज करने हैं या आज हमने 3 टॉपिक करने हैं. वैसे ही हमने अपने काम में भी करना है. हमने काम को सबसे सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज तरीके से करना है कि हमें एफर्ट कम से कम लगे, इजी से इजी तरीके से काम करके हम बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन कर पाएँ. थर्ड पॉइंट इज़ फंक्शनल फॉर्मैनशिप. फंक्शनल फॉर्मैनशिप में आपको जो ये चार्ट बताया गया है यही आपका सारी डिटेल बताता है. तो जो हमारे पास टेलर था ना, टेलर ने क्या किया था, उसने शॉप फ्लोर लेवल के बेसिस पर हमें काम बताया था कि हाँ जी, एक वर्कर होता है, वर्कर के ऊपर रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, टाइम कॉस्ट क्लर्क होता है, डिसिप्लिनेरियन होता है, स्पीड बॉस होता है, इंस्पेक्टर होता है, मेंटेनेंस फॉरमैन होता है और गैंग बॉस होता है. ये सभी उसने हमें बताए थे. उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्कस कर देंगे. अभी मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देती हूँ. जो किसी भी वर्कर के ऊपर जो 8 बॉसेस काइंड ऑफ इन्होंने बताया हुआ है, जिसमें रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, इनका क्या काम होता है. जो रूट क्लर्क होता है वो बताता है हाउ वर्क विल प्रोग्रेस रिगार्डिंग टोटल प्रोडक्शन, ताकि सारी जो प्रोडक्शन है वो टाइम पर हो सके. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सारे एम्प्लॉयज़ को काम प्रोवाइड करवाता है, काम असाइन करता है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखता है किसने कितना टाइम लिया प्रोडक्शन करने में और उसको कितनी टोटल कॉस्ट पड़ी है जॉब की. डिसिप्लिनेरियन ये काम करता है कि वो डिसिप्लिन बनाता है पूरे वर्क प्लेस में. ये सारे जो चारों हमारे टॉपिक हैं ये हमारे प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आते हैं. उसके बाद हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, वो सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखेगा. जैसे कि स्पीड बॉस देखेगा कि जो वर्क है वो सूटेबल पेस पर चल रहा है कि नहीं चल रहा. गैंग बॉस देखेगा कि सारे जो रॉ मटेरियल, टूल्स, जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वो सारे अवेलेबल हों. रिपेयर बॉस देखेगा इफ़ एनी वर्क any machine needs some repair works then he will get it done. किसी काम की रिपेयर करवानी है तो वो करवाएगा. एंड इंस्पेक्टर चेक्स द क्वालिटी, जिसको हम यहाँ पे इंस्पेक्टर चेक द क्वालिटी. मेंटेनेंस फॉरमैन क्या करता है, सारी मेंटेनेंस करता है, यानी कि इस रिपेयर पर्सन ही हो गया मेंटेनेंस फॉरमैन वाला. और जो गैंग बॉस है वो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल चेक कराएगा. स्पीड बॉस क्या काम चेक करेगा कि जो वो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड प्रॉपर हो ताकि टाइमली हमारे पास प्रोडक्शन हो जाए. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है फटीग स्टडी. फटीग का मतलब होता है कि हम जब काम करते करते थक जाते हैं, तो उसके बारे में ये बात बता रहे हैं. इट सेज दैट फटीग स्टडी कहती है कि हमें, मतलब टेलर कहता है कि हमें फटीग स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हमें पता लगे कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ रेस्ट देनी है, कितने टाइम के लिए रेस्ट देनी है और कितनी बार रेस्ट देनी है. अभी जो भी वर्कर काम कर रहा है वो कितने टाइम बाद थक जाता है. मान लो कोई वर्कर ऐसा है कि जिसमें फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा है, जिसका फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा है, तो उसको 1-2 या 3 घंटे के बाद ही हैव टू टेक अ रेस्ट फॉर 10-15 मिनट्स. अगर मेंटल वर्क ज़्यादा है तो दे नीड द रेस्ट इंटरवल अकॉर्डिंगली.
तो ये अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि रेस्ट इंटरवल की क्या है, बिकॉज रेस्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर आप बिना रुके बिना रेस्ट के काम करते जाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में टेलर ने बोला कि हमें सारी मोशन यानी मूवमेंट स्टडी करनी है, मूवमेंट्स ऑफ लिम्स जो हम काम करते हुए देख रहे हैं। अब उन सारी को स्टडी करके, मोशन या मूवमेंट्स को स्टडी करके हमने वो सारी अननेसेसरी मूवमेंट्स हटा देनी है जो काम के लिए रिक्वायर नहीं है, ताकि हमें अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कम से कम टाइम लगे। सो हमने मूवमेंट्स ऑफ लिम्स चेक करनी है इसमें और सारी एलिमिनेट कर देनी है अननेसेसरी मोमेंट्स। उसके बाद है टाइम स्टडी। तो हमने ये खुद चेक करना है बार बार काम करके कि एक काम को करने में इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो हमने ऊपर पढ़े हैं कि एक्चुअल में टाइम लगता कितना है। एक एवरेज पर्सन, एक एवरेज स्किल वाला बंदा, उस एवरेज एफिशिएंसी वाला बंदा उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। उसके बाद हमने इसका डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम भी इसमें इन्होंने बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें ये देखना है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो एफिशिएंट वर्कर हैं, जो उस मान लो वो कम से कम मूवमेंट्स में कम थक के और कम से कम टाइम लेकर अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली है ना उसको रिवॉर्ड देना तो बनता है ना। जो 8 घंटे का काम हमें 7 घंटे में करके दिखा रहा है और क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है और एफिशिएंट भी है, कॉस्ट भी कम प्रोवाइड करवा रहा है, वेस्टेज भी कम कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड देना तो ज़रूरी है ना। तो उसने कहा उसको रिवॉर्ड दो हायर देन द वर्कर हु परफॉर्म्ड बिलो एवरेज, ताकि जो वो बंदा इतनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है उसको थोड़ी मतलब उसको इनकरेजमेंट मिले और बाकियों को भी इनकरेजमेंट मिले कि हमने और अच्छे से काम करना है। तो दिस इज़ द पीपीटी। होप आपको ये सब समझ आ गया। अगर किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो यू कैन कमेंट, तो आई विल resolve the query. Thank you.